Good morning, बच्चों. Today we are going to study about ND arc laser. ND arc laser is also a solid state laser, and it works on the 4-level system, and it uses optical pumping. These are the key points of ND arc laser. Now come to our topic. सबसे पहले हम एनडी आर्क लेज़र की कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि इसको हम डिज़ाइन कैसे करते हैं, फिर हम उसकी वर्किंग देखेंगे. जैसा कि हमें पता है कि किसी भी लेज़र को डिज़ाइन करने के लिए बच्चों हमें 3 कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. द फर्स्ट कंपोनेंट आपका जो होता है आपका एक्टिव मीडियम. एक्टिव मीडियम वो मटेरियल होता है जिसका हम लेज़र बनाने वाले होते हैं, डिज़ाइन करने वाले होते हैं. तो एनडी आर्क लेज़र के केस में एनडी आर्क की एक रॉड होती है जिसको हम एज ए एक्टिव मीडियम यूज़ करेंगे. इसके लिए हम क्या करते हैं, YAG का क्रिस्टल लेते हैं. YAG जो है यट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट, ये एक ऑप्टिकली आइसोट्रोपिक क्रिस्टल होता है जिसके अंदर हम नियोडियम की ND की डोपिंग कराते हैं और फिर इसको रॉड शेप देते हैं. ये जो ND आर्क की रॉड होती है ये एक्टिव मीडियम की तरह वर्क करती है. ये इसका फॉर्मूला है Y3A5O12. ये आपका ऑप्टिकली आइसोट्रोपिक क्रिस्टल है. ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा एक्टिव मीडियम. सेकेंड कंपोनेंट हमारा होता है लेज़र बनाने के लिए आपके पंपिंग या एनर्जी सोर्स. पंपिंग या एनर्जी सोर्स जो होता है वो जिसके थ्रू हम एक्साइटेशन की प्रोसेस कराने वाले हैं, जिसके थ्रू एब्जॉर्प्शन होगा एटम्स का, वो प्रोसेस जो होती है वो आपका पंपिंग या एनर्जी सोर्स कहलाती है. यहाँ पे हमने जैसे मैंने आपको पहले बताया की पॉइंट्स में कि ऑप्टिकल पंपिंग हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ज़ेनॉन या क्रिप्टॉन फ्लैश लैम्प हमने यूज़ किया जो कि रॉड जैसे ट्यूबलाइट होती है उस शेप की होती है, जो कि अप्रॉक्स आपकी रॉड की डायमीटर के बराबर होना चाहिए. तो सेम लेंथ की हम एक लैम्प लेते हैं जो कि यहाँ पे पंपिंग का वर्क करेगी, पंपिंग की तरह काम करेगी. ठीक है, थर्ड कंपोनेंट होता है आपका ऑप्टिकल रेजोनेटर. ऑप्टिकल रेजोनेटर के लिए आप इलेप्टिकली सिलेंड्रिकल रिफ्लेक्टर लेते हैं, जैसा कि इसका नाम है इलेप्टिकली सिलेंड्रिकल. सिलेंड्रिकल इसलिए कि इसकी पूरी जो बॉडी है बच्चों ये दिख रहा है आपको, ये कैसी है, सिलेंड्रिकल है. ठीक है, और ठीक है इसकी बॉडी कैसी है आपको दिख रही है, सिलेंड्रिकल है. और सामने से जो इसका फेस है ये आपको कैसा है, इलेप्टिकल है, इसलिए इसका नाम है इलेप्टिकली सिलेंड्रिकल. और रिफ्लेक्टर इसलिए कि इसके अंदर बॉडी के अंदर सारी जो कोटिंग कर दी गई है जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्टर की तरह वर्क करता है और लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट होती बाहर नहीं निकल पाती है. ठीक है, और इसके दोनों एंड्स में हमने क्या लगा रखा है, मिरर लगा रखे हैं ताकि लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट होकर पार्शली कोटेड मिरर से बाहर निकल सके. ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्टिकल रेजोनेटर. आपको इसका नाम समझ में आएगा. इलेप्टिकली सिलेंड्रिकल रिफ्लेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी बॉडी पूरी सिलेंड्रिकल है, सामने से ऑप्टिकल शेप की और आपके एलिप्स शेप की है और अंदर से पूरी रिफ्लेक्टेड कोटिंग की हुई है, इसलिए इसको इलेप्टिकली सिलेंड्रिकल रिफ्लेक्टर कहते हैं. ठीक है, और ये फ्लैश लैम्प को दिख रहा है आपने यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, इसको हमने इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर रखा है ताकि हम इसको ऑन कर सकें. जैसे ही हम फ्लैश लैम्प ऑन करें ये लैम्प ऑन होगा. तो अच्छा, एक चीज़ और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको रॉड को जब हम कैसे प्लेस करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनडी आर्क लेज़र को बनाने के लिए, कि हमने किस तरह से रॉड को और फ्लैश लैम्प को अपने ऑप्टिकल रेजोनेटर के अंदर, रिफ्लेक्टर के अंदर प्लेस किया हुआ है. चूँकि इसका जो शेप मैंने बताया कि सिलेंड्रिकल है और सामने से जो शेप है वो इसका कैसा है, इलिप्स का है, तो इसके 2 फोकस पॉइंट होंगे. तो जब 2 फोकस पॉइंट होंगे तो हम क्या करेंगे, एक फोकस पॉइंट पे हम रॉड रखेंगे एनडी आर्क की और दूसरे फोकस पॉइंट पे हम लैंप रखेंगे. ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जब हम लैंप को ऑन करेंगे, चूँकि ये एक फोकस पॉइंट पे, तो जब इससे फोटोन निकलेंगे वो पूरी बॉडी से टकराएंगे, इससे स्ट्राइक करके क्या होगा, वो वापस रिफ्लेक्ट होंगे. रिफ्लेक्ट होकर कहाँ फोकस होंगे, दूसरे फोकस पॉइंट पे जहाँ पे हमने क्या रखा है, रॉड को रखा हुआ है. तो ये क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस कम हो रहा है. सारी की सारी एनर्जी जो यहाँ पूरी बॉडी में स्ट्राइक कर रही है ट्यूब के रिफ्लेक्टर के, वो कहाँ पे फोकस हो रही है, सेकेंड फोकस पॉइंट पे जहाँ पे हमने क्या रखा है, रॉड. और हमने लैंप लगाया ही इसलिए कि रॉड के एटम्स एक्साइट हो, जिससे हमारी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो. तो ये इसलिए हम क्या करते हैं, एक फोकस पॉइंट पे लैंप को और दूसरे फोकस पॉइंट पे रॉड को रखते हैं. ठीक है, जैसे ही हम लैंप ऑन करेंगे क्या होगा, एनडी आर्क के एटम्स एक्साइट होंगे और टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे और फिर हमारी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी. तो आते हैं वर्किंग पे. ये आपका जैसा कि मैंने बताया एनडी आर्क लेज़र 4 लेवल सिस्टम पे वर्क करता है. ठीक है, जो 4 लेवल सिस्टम, तो ये E1 जो दिखा रहा है सबसे नीचे, E0 जो दिखा रहा है ग्राउंड स्टेट है, E4 दिस इज द हायर स्टेट, मोस्ट एक्साइटेड स्टेट. ये E2 जो दिख रहे हैं ये पूरे E3 E4 एक ही लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जो एक लेवल होता है एक एनर्जी लेवल तक होता है, एक बैंड की तरह एक्चुअली होता है, तो उसके अंदर बहुत सारे सब लेवल्स होते हैं. तो ये आपका पूरा का पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4th लेवल को. ये जो दिख रहा है आपका 3rd नंबर का लेवल, जिसको हमने E2 से रिप्रेजेंट किया है. E1 आपका 2nd नंबर का है और E0 आपका ग्राउंड स्टेट है. ये मोस्ट एक्साइटेड स्टेट है. ये दोनों आपके E2 और E1 जो है वो आपके एक्साइटेड स्टेट है.
हमें पता है जब एटम एक्साइट नहीं होते किसी भी मटेरियल में नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, सारे के सारे एटम कहाँ पाए जाते हैं? ग्राउंड स्टेट पे। जैसे ही हम उसको एनर्जी देंगे, लैम्प को ऑन करेंगे, सारे के सारे फोटोन कहाँ फोकस होंगे? एनडीआर की रॉड पे, एटम्स एक्साइट होंगे और कहाँ चले जाएंगे? आपके ये टॉप वाले लेवल पे, टॉप मोस्ट लेवल पे पहुँच गए। चूँकि इसकी लाइफ टाइम कम है, हमें पता है अगर लेवल की लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा है तो एटम ज़्यादा देर के लिए रुकेंगे, अगर लाइफ टाइम बहुत कम है तो एटम्स बहुत जल्दी से वहाँ से एनर्जी का एमिशन करके उसके नीचे वाले लेवल पे आ जाते हैं। क्योंकि इसकी लाइफ टाइम बहुत कम है इसलिए एटम्स क्या करें, यहाँ से बाय द स्पॉन्टेनियस एमिशन कहाँ आ जाएंगे? E2 पे आ जाएंगे। क्योंकि E2 यहाँ पर मेटास्टेबल स्टेट है और हमको पता है लेज़र की केस में मेटास्टेबल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम डोपिंग करते हैं। क्योंकि अगर मेटास्टेबल स्टेट नहीं होगी तो एटम्स स्टे नहीं करेंगे, रिलैक्स नहीं करेंगे, रुकेंगे नहीं, और अगर रुकेंगे नहीं तो पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होगी, और हमको पता है पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होगी तो हमें लेज़र लाइट अचीव नहीं होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि एटम्स थोड़ी देर के लिए रुकें और जिससे हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन मिले। ठीक है, तो ये जो E2 है बच्चों, ये वाले लेवल आपका पॉप मेटास्टेबल की तरह वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, चूँकि E3 और E4 जो है शॉर्ट लाइफ स्टेट्स है तो एटम्स यहाँ से इस वाले लेवल से आपके कहाँ आ जाएंगे? E2 में आएंगे। E4 से E4, E3 से E2 में आएंगे बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन, और E2 में काफ़ी देर के लिए रुकेंगे। क्योंकि E2 में देखो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और E1 में तो पॉपुलेशन है ही नहीं, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन इन्वर्जन। जब पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा तो यहाँ पे कौन सा एमिशन होगा बच्चों? स्टिमुलेटेड एमिशन। और जैसा कि लेज़र का नाम ही है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन होगा मतलब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? लेज़र लाइट, या मिले यहाँ पे लेज़र लाइट मिल जाएगी। पर हमारा टारगेट खत्म हो गया, पर एटम्स का साइकिल खत्म नहीं होता। एटम तब तक एनर्जी का एमिशन करता रहता है जब तक वो अपनी ग्राउंड स्टेट में नहीं आ जाता, क्योंकि ग्राउंड स्टेट ही एटम की होम स्टेट होती है। तो एटम क्या करेगा? यहाँ से फिर एनर्जी का एमिशन करेगा E1 से E0 में, E0 में आने के लिए, और NR ट्रांजिशन, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन करके आपकी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। और इस तरह से एटम्स की साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है, एब्जॉर्प्शन और एमिशन, जिसकी वजह से हमको लेज़र लाइट मिलती है। ठीक है, तो ये था हमारी NdArc लेज़र की वर्क। थैंक यू बच्चों।